हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ हमारी ओडीआई क्रिकेट टीम 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी ये सब बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन में है कि किसको सिलेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट नहीं करना। और जहाँ तक मैंने देखा है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं अभी फ़िलहाल। हमारे जो सिलेक्टर्स हैं, आपको पता है कौन है। जो हमारे कोच है, वो भी आपको पता है कौन है। वो किस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो आज मैं अपनी क्रिकेट की जो ओडीआई 2027 वर्ल्ड कप की टीम है, वो मैं बताऊँगा। अ, आप बताइएगा कमेंट्स में अगर मैं गलत हूँ या फिर आप मैंने जो प्लेयर सेलेक्ट किया है उसको जगह पे आप अपना कोई प्लेयर रखना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर से बताएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी जो टीम है, उसके अंदर मैं एग्री करता हूँ कि सीनियर प्लेयर्स ज़्यादा हैं, यंग प्लेयर्स कम हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि जो अभी चल रहा है मतलब जिस तरीके से परफ़ॉर्मेंसेज़ है सबकी, ठीक है? चाहे वो हमारे यंग प्लेयर्स हो या एक्सपीरियंस प्लेयर हो, उस हिसाब से मैंने टीम बनाई है। ना कि मैंने यंगस्टर्स और सीनियर प्लेयर्स के अकॉर्डिंग बनाई है, क्योंकि एक्सपीरियंस एंड परफ़ॉर्मेंस दोनों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। और ऊपर से जो हमारी साउथ अफ्रीकन कंडीशंस है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो 2027 वर्ल्ड कप है ओडीआई का, वो अफ्रीका में खेला जाएगा। तो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है? परफ़ॉर्मेंस अभी जो रिसेंटली है वो देखना पड़ेगा। ऊपर से साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में कौन सही से खेल पाएगा, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी जो 2027 वर्ल्ड कप की टीम है, जो मेरे हिसाब से जो प्लेयर्स इंक्लूड होने चाहिए अ, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार। ये है प्लेइंग 11। और जो बेंच प्लेयर्स हैं, वो उनमें से सबसे पहले ईशान किशन, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और यशस्वी जायसवाल। तो अब मैं आपको पर्टिकुलरली एक-एक प्लेयर क्यों सिलेक्ट होना चाहिए, वो शॉर्ट में आपको बताऊँगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे डिटेल एक्सप्लेनेशन में। सबसे पहले बात करते हैं रोहित शर्मा की। तो रोहित शर्मा अभी काफ़ी मतलब कंट्रोवर्सीज़ में चल रहे थे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उनका फ़ॉर्म अच्छा नहीं था, लेकिन लास्ट जो मैच ओडीआई का उन्होंने खेला उसमें सेंचुरी लगाई उन्होंने। तो मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में रोहित शर्मा का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हमारी पावर प्ले की ओवर्स चल रही होगी, तब हमें लॉफ्टेड शॉट्स की ज़रूरत होगी, जो रोहित शर्मा आसानी से खेलते हैं। तो मतलब प्लेयर्स को अच्छे से सेटल ना होने देना, सॉरी बॉलर्स को। तो बॉलर्स को अगर हम सेटल ही ना होने दें पावर प्ले कंडीशंस में, तो उनका मोरल हम ब्रेक कर सकते हैं। तो रोहित शर्मा मेरे अकॉर्डिंग आराम से जगह बना रहे हैं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन्स उठ रहे थे कि फ़िटनेस का इश्यू है, ये वगैरह-वगैरह, लेकिन फ़िटनेस भी मेरे हिसाब से तो उन्होंने अच्छा ही परफ़ॉर्म किया है। बाउंड्रीज़ पे भी अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहे, फील्डिंग में भी अच्छे से ही परफ़ॉर्म कर रहे, रनिंग बिटवीन द विकेट्स में भी अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहे। बंदे ने अभी सेंचुरी लगाई, मोर देन 100 रन्स उन्होंने बनाए। तो मेरे अकॉर्डिंग रोहित शर्मा ईज़िली इंक्लूड हो सकते हैं। आई नो 40s में जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी आई गेस एक मौका बनता है और उनके परफ़ॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वो अच्छा खेल रहे हैं। मतलब पावर प्ले में एक अच्छा स्टार्ट चाहिए होगा इंडिया को, और मेरे अकॉर्डिंग अभी फ़िलहाल ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो इनको रिप्लेस रिप्लेस कर सकता है। एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे और लोग फेल हुए हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग रोहित शर्मा ओपनिंग में सही बैठते हैं। तो अब आते हैं हमारे दूसरे ओपनर की तरफ, जो कि है शुभमन गिल। सबको पता है कि एक मतलब ब्लास्टिंग बैट्समैन, मतलब जो अच्छे से हिट कर रहा है, उसको एक सपोर्ट करने वाला ओपनर चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग शुभमन गिल है, वो अच्छे से गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। रोहित शर्मा एक एंड से अच्छे से स्टार्ट दे रहे हैं, और दूसरी जगह पर शुभमन गिल है, वो अपनी टाइमिंग और टेक्निक से स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। रोहित शर्मा को मतलब पहले जो पावर प्ले है उसमें अच्छी से स्ट्राइक मिले, उसका ध्यान रखेंगे, तो एक अच्छा स्टार्ट इंडिया को मिल सकता है।
और रही बात मतलब एक्सेलरेशन की, तो वो भी शुभमन गिल अच्छे से जानते हैं कि पहले मगर बैक फुट पे जाके खेलना भी जानते हैं, फ्रंट फुट पे आके भी खेलना जानते हैं। अगर ज़्यादा बाउंस से विकेट हुई, तो वो अपना विकेट सँभालना भी जानते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग एक स्लो एंड स्टेडी और क्लासी स्टार्ट के लिए शुभमन गिल अच्छे से फिट बैठते हैं ओपनिंग में, और उसके अपोज़िट एंड में रोहित शर्मा एक अच्छी सी स्टार्ट देने के लिए, एक एक्सेलरेटेड स्टार्ट देने के लिए राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल सही से बैठते हैं। तो हमारे ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल फिक्स है। और हमारे वन डाउन बैट्समैन हैं, ये जगह तो उनकी फिक्स है और शायद फिक्स ही रहेगी होपफुली। अब इनका इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि इनको कोई इंट्रोडक्शन की ही ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो नंबर 3 पर आते हैं हमारे विराट कोहली। और विराट तो अनडाउटेडली हर कंडीशंस में फिट बैठते हैं। चाहे मतलब चेज़ करना हो या तो फिर अच्छा स्कोर बिल्डअप करना हो। तो अंडर प्रेशर वो अच्छे से खेलना जानते हैं। सो चेज़िंग में भी वो अच्छा पार्ट प्ले करेंगे, इनिंग बिल्डअप करने में भी अच्छा पार्ट प्ले करेंगे, फील्डिंग फील्डिंग में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ है। और रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों का कॉम्बिनेशन जब रहेगा तो एक एक्सपीरियंस बिल्डअप होगा, जो हमने पास्ट में देखा है। कैप्टन कोई भी हो, रोहित शर्मा और विराट कोहली का एक्सपीरियंस हर जगह काम लगता है। तो मेरे अकॉर्डिंग नंबर 3 तो कोई नहीं छीन सकता विराट कोहली से, क्योंकि अभी उनकी जगह कोई मिला ही नहीं है जो नंबर 3 पे खेल सके। सो रोहित शर्मा और विराट कोहली की जगह फिक्स है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आगे नंबर 4 प्लेयर की तरफ। तो नंबर 4 पर मेरे हिसाब से केएल राहुल सही से फिट बैठ रहे हैं। हालाँकि वो फ्लेक्सिबल है, वो मतलब उनको बोल दो आप ओपनिंग कर लो, उनको बोल लो आप टेल एंड में खेलो, वो कहीं भी सेट हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से केएल राहुल नंबर 4 पर फिट बैठेंगे, क्योंकि वो मतलब विकेट कीपिंग में भी रहेंगे। और अगर हमारा टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है, तो मेरे ख्याल से नंबर 4 पर केएल राहुल का मतलब इतना टैलेंट है कि वो अच्छे से इनिंग सँभाल सकते हैं और वक़्त आने पे हिट भी कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल नंबर 4 पर केएल राहुल मेरे अकॉर्डिंग सही से फिट बैठ रहे हैं। नंबर 5 पर मेरे लिए श्रेयस अय्यर काफ़ी सही बैठ रहे हैं, क्योंकि अगर मिडल मिडल ऑर्डर में केएल राहुल को कोई चाहिए साथ देने के लिए जो इनिंग को बिल्डअप कर पाए और एक्सपीरियंस भी हो, तो मेरे अकॉर्डिंग श्रेयस अय्यर अभी के लिए काफ़ी सही नाम रहेगा। क्योंकि हमने देखा है कि उन्होंने अपने गेम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए हैं। मतलब रिसेंट इंजरीज़ होने के बावजूद भी उन्होंने अच्छे से कमबैक किया है, और दैट टू सीरियस इंजरी। उन्होंने आईपीएल में भी, हालाँकि टी20 था, लेकिन फिर भी उनका परफ़ॉर्मेंस काफ़ी सही रहा, और उन्होंने ये बता दिया है कि अगर इंडिया को एक एक्सेलरेशन वाला मोड चाहिए, तो उसमें भी वो काफ़ी फिट बैठते हैं, फ़ील्डिंग में भी बहुत सही है, और अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस भी है जैसे कि मैंने कहा। तो और मतलब उनको उनको ये भी पता है कि विकेट कैसे सँभालनी है। तो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर का एक जो रोल रहेगा, वो सिमिलर रहेगा। लेकिन केएल राहुल का एक ये ज़्यादा मतलब 2 पॉइंट ज़्यादा प्लस में जाते हैं कि वो विकेट कीपिंग भी करते हैं, और उनको कोई भी पोज़ीशन पे खिला लो, वो अच्छे से अपने आप को साबित कर देते हैं। बात है हमारे 6th प्लेयर पे। जब 6 की पोज़ीशन आता है, तो हम एक्सपेक्ट करना चालू कर देते हैं कि एक ऑलराउंडर सही से मिले, जो मतलब हर एक डिपार्टमेंट में अच्छे से परफ़ॉर्म करता हूँ। फील्डिंग ले लो, फिनिशिंग ले लो, पावर हिटिंग ले लो, बॉलिंग ले लो। तो मेरे हिसाब से अब तक आपको पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। येस, मैं बात कर रहा हूँ हार्दिक पांड्या की। तो हार्दिक पांड्या का हमको पता ही है कि ऑलराउंडर्स में जब नाम आता है, तो हार्दिक पांड्या सबसे पहले स्ट्राइक होते हैं। हालाँकि पिछले कुछ गेम से वो नहीं नज़र आ रहे हैं ऑन फील्ड, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाली जो गेम्स है ओडीआई की, तो वर्ल्ड कप से पहले हार्दिक पांड्या का नाम ज़रूर से शामिल हो, तो मतलब वो फिर से ट्रैक पर आ सके, ठीक है? तो हार्दिक पांड्या का ऐसा है कि जब हमें एक एक्स्ट्रा बॉलर की ज़रूरत नीड होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीकन कंडीशंस है, बॉलर के फ़ेवर में कंडीशंस रहती है, तो मेरे ख़्याल से हार्दिक पांड्या के बाउंसर्स काफ़ी काम लगेंगे। फील्डिंग में भी उनका एफ़ोर्ट बहुत सही रहता है, और लास्ट में उनकी स्ट्राइक रेट एंड ओवर्स में बहुत सही रहती है। तो आखिरी के अगर 30-40 रन भी एक्स्ट्रा हमें मिल जाता है हार्दिक पांड्या के हाथ से, तो द क्लच पांड्या हमें पता ही है। तो ये जो रन्स है वो हमको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, अगर हम एक बड़ा स्कोर बना रहे हैं और हमारे टेल एंड तक हमारी टीम पहुँच चुकी है, तो हार्दिक पांड्या बहुत सही ऑप्शन रहेगा ऑलराउंडर के लिए। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमारे 7 नंबर के प्लेयर की तरफ, हम और एक ऑलराउंडर एक्सपेक्ट करते हैं।
जो हमें बॉलिंग डिपार्ट में भी अच्छे से हेल्पफुल साबित हो पाए और बैटिंग में भी अच्छे से सँभाल पाए, मगर मतलब अगर कोलैप्स हो रहा हो तो अपनी इनिंग को सँभाल सके। तो मैं बात कर रहा हूँ रवींद्र जडेजा के बारे में। अगर देखा जाए तो फील्डिंग में भी मतलब वो अच्छे हैं। बॉलिंग में भी अगर स्लो ओवर चल रहा है तो उनको ओवर दे दो, वो सब कवर कर लेंगे। और अगर पिच अगर विकेट हमें ड्राई मिली तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी डेडली स्पिनर साबित हो सकते हैं। हालाँकि उनका फ़ॉर्म थोड़ा डाउन चल रहा था, लेकिन आई गेस ओडीआई में उन्हें चांस मिलना चाहिए अपकमिंग गेम्स में, ताकि हमें पता चले कि वो फ़ॉर्म में आए हैं या नहीं, फ़िटनेस का क्या इश्यू है। तो अगर कमिंग ओडीआई मैच में हार्दिक पांड्या और रवींद्र जडेजा को मौका मेरे हिसाब से तो मिलना ही चाहिए। अगर मिल रहा है तो वो ट्रैक पे आ सकते हैं, अपना फ़ॉर्म गेन कर सकते हैं, उनको एक टाइम पीरियड मिलेगा यूज़्ड टू होने के लिए कंडीशंस को। तो मेरे हिसाब से 7 नंबर पे रवींद्र जडेजा काफ़ी सही बैटर है। हमारे 8th प्लेयर है बापू, अक्षर पटेल। हम सबको पता है कि ये भी एट द एंड, मतलब जब टेल एंड पे अगर हमारी टीम कोलैप्स कर रही है और अगर स्लो विकेट हुई तो किस तरीके से घातक बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्लच बैटिंग कर सकते हैं हार्दिक पांड्या के जैसे। अपार्ट फ्रॉम दैट कैचिंग में भी अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा जैसे ही फिट है। बहुत ही सेफ हैंड्स है रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के। अगर विकेट स्लो हुई तो अक्षर पटेल मेरे ख्याल से रविंद्र जडेजा से भी ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं सामने वाली टीम के लिए। बैटिंग डिपार्टमेंट भी सँभाल सकते हैं, एक्सपीरियंस भी है। तो मेरे हिसाब से अक्षर पटेल का भी काफ़ी बड़ा रोल रहेगा हमारी ओडीआई की टीम के अंदर रविंद्र जडेजा के साथ-साथ। अब हम मूव हो रहे हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ। तो अफ्रीकन कंडीशंस में जसप्रीत बुमराह का इम्पोर्टेंस मुझे बताने के लिए मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जहाँ पर बुमराह की बात आती है तो नए बॉल से मूवमेंट देते हैं, उनके बाउंसर्स, उनके यॉर्कर्स, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी काम लग सकती है। तो मेरे हिसाब से बुमराह हमारी बॉलिंग डिपार्टमेंट के सेनापति रहेंगे और उनकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। बुमराह के बिना बॉलिंग डिपार्टमेंट काफ़ी अधूरा है। तो मेरे हिसाब से बुमराह सबसे पहला नाम है बॉलिंग अटैक के अंदर। अब हमारे दूसरे बॉलर की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा दूसरा नाम बॉलर की लिस्ट में रहेगा द डीएसपी, मोहम्मद सिराज। अब इनका एग्रेशन, अगर हमारी टीम में बॉलर में एग्रेशन चाहिए तो मोहम्मद सिराज काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेंगे। क्योंकि हाँ, कभी-कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पर स्लेजिंग बढ़ जाती है और हमें एक एग्रेसिव बॉलर की ज़रूरत पड़ती है जो सामने वाले प्लेयर बैट्समैन को थोड़ा मतलब डगमगाने पर मजबूर कर दे। तो मेरे हिसाब से मोहम्मद सिराज का काफ़ी बड़ा रोल रहेगा हमारे दूसरे नंबर के बॉलर की लिस्ट में, क्योंकि उनकी वोबल सीम काफ़ी सारी टीम्स को मतलब जो वोबल होकर इन आती है, वो काफ़ी सारी मतलब ओवर द आउट ऑफ एशिया की जितनी भी टीम है उनको परेशान किया है। तो और जब बात आती है कि अगर बॉलिंग विकेट मिल जाए, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि सिराज कितने डेंजरस साबित हो सकते हैं सामने वाली टीम के लिए। टेस्ट बॉलिंग अगर मिल जाए, मतलब अगर ऐसे विकेट मिल जाए जहाँ पर टेस्ट बॉलिंग हो सकती है, तो फिर मेरे हिसाब से सिराज काफ़ी डिज़र्विंग है। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता टीम में, जैसे कि बुमराह है, सिराज है। तो मेरे हिसाब से दूसरा नंबर जो बॉलिंग में रहेगा, वो मोहम्मद सिराज का रहेगा अनडाउटेडली। सो व्यूअर्स, हमारे तीसरे बॉलर रहेंगे मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी सीम बॉलिंग में काफ़ी जलवा दिखा चुके हैं। 2023 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर, वो भी आई गेस स्टार्टिंग, आई बिलीव स्टार्टिंग की मैच नहीं खेले थे। हार्दिक पांड्या के चोटिल चोटिल होने के बाद मोहम्मद शमी को इंक्लूड किया गया था। सो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कुछ गेम्स नहीं खेले उसके बाद उनको मतलब इंक्लूड किया गया, फिर भी हाईएस्ट विकेट टेकर बने। और इंडिया की जो बॉलिंग स्क्वाड है उसमें मोहम्मद शमी का नाम शामिल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे हिसाब से मोहम्मद शमी ने काफ़ी कुछ किया है इंडियन टीम के लिए और काफ़ी कुछ मैचेस से उनको मौका नहीं मिल रहा है। सो मेरे हिसाब से उनको एक मौका देना चाहिए। कमिंग ओडीआई मैचेस में उनको शामिल करो, देखो, उनका परफॉर्मेंस चेक करो। देखो, हम डोमेस्टिक क्रिकेट से
परफॉर्म मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस से मतलब जज करते हैं प्लेयर्स को और उनको आगे मौका देते हैं। तो यार मेरे हिसाब से मोहम्मद शमी ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो एटलीस्ट वो देखकर उनको कमिंग ओडीआई मैचेस में मौका मिलना चाहिए, जहाँ पर वो अपने आप को प्रूव कर सके और सिलेक्टर को खुद को मतलब सिलेक्टर्स को मजबूर कर सके कि वो उनको इंडियन टीम में ले। आई होप कि सिलेक्टर्स मोहम्मद शमी की तरफ एक बार देखेंगे, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि वो लोग अब देखना चाहते हैं शमी की तरफ। लेकिन आई होप, फिंगर क्रॉस्ड, कि उनको एक मौका मिले और वो खुद को साबित कर पाए और उनको, जो कि वो बहुत ज़रूरी है, वर्ल्ड कप की स्क्वाड में शामिल किया जाए। द वन लास्ट चांस, सिलेक्टर्स प्लीज़ डू इट। हमारे प्लेइंग 11 जो मेन रहेंगे, वो ये रहेंगे। और बढ़ते हैं हमारे बेंच प्लेयर्स की तरफ, जो बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर कोई उठा के किसी को कोई इंजरी हो गई तो सबसे पहले बेंच प्लेयर्स पे जाते हैं हम लोग, जो कि मतलब बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारी टीम में। प्लेइंग 11 तो प्ले करती है क्रूशियल रोल, लेकिन उससे बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे बेंच प्लेयर्स, क्योंकि उनका सपोर्ट चाहिए होता है हमारी टीम को। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हमारे बेंच प्लेयर की तरफ। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा ईशान किशन। ठीक है, ईशान किशन को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनकी पिछली परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी रही है। अ, और विकेट कीपिंग भी कर लेंगे। तो अगर केएल राहुल को कोई इंजरी इशू आती है या तो फिर फॉर्म डाउन होता है, तो देखो फॉर्म डाउन किसी का भी हो सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि केएल राहुल अच्छा नहीं खेलते वगैरह वगैरह, क्रिकेट है। 3-4 बार ज़ीरो भी आ सकता है और 5वीं इनिंग में कोई सेंचुरी भी मार सकता है, ये हमने देखा है, ठीक है? तो अगर एक एक मैच के लिए ब्रेक देना हो, तो ईशान किशन को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, या तो फिर केएल राहुल इंश्योर हुए, तो हम के ईशान किशन को इंक्लूड कर सकते हैं, जो हम जानते हैं कि उनकी मतलब बैटिंग कितनी विस्फोटक है, वो कितनी मतलब अच्छे लॉफ्टिंग शॉट भी खेल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से केएल राहुल के सब्स्टिट्यूट ईशान किशन सबसे सही बैटर है अभी के अकॉर्डिंग। संजू सैमसन के पिछला फॉर्म देखा, मतलब वो टी20 में सही रहेंगे, ओडीआई में शायद से उनको इंक्लूड करना थोड़ा अभी मतलब सोचने पर मजबूर करती है ये चीज़। टी20 में तो ऑब्वियसली संजू सैमसन इज ग्रेट। अगले बेंच प्लेयर है लाइक टू लाइक, यानी कि अगर कोई मतलब मैंने स्पिनर रखा है एक और, मतलब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, शायद आप समझ गए होंगे, कुलदीप यादव। क्योंकि अगर अगर स्पिनर फ्रेंडली विकेट है, अगर हमें लगा कि ड्राई विकेट है कुछ ज़्यादा ही, और हम किसी एक पेस बॉलर को बिठाना चाहते हैं, उसकी जगह पे कोई स्पिनर लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से कुलदीप यादव काफ़ी सही नाम है। और मतलब अगर कोई स्पिनर हमारा इंजर हो गया तो उसकी जगह पर हमें कोई मतलब स्पिनर चाहिए, तो उसकी जगह पे हम कुलदीप यादव को इंक्लूड कर सकते हैं लाइक फॉर लाइक में। कंकसन सब्स्टिट्यूट में भी हम ऐड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कुलदीप यादव की रिस्ट स्पिन, मतलब अगर कोई इंजर हुआ या तो फिर अगर ज़्यादा ड्राई पिच हुई, तो उसमें मेरे हिसाब से यादव जो नाम है वो काफ़ी सही से बैठ रहा है। तो आई होप कि इनको भी टीम में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ये अपनी रिस्ट स्पिन से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आगे भी दे चुके हैं ओडीआई में। मेरा अगला नाम रहेगा लाइक टू लाइक कंकसन सब्स्टिट्यूट के अकॉर्डिंग हर्षित राणा। देखो, वी कैन नॉट डिनाई हर्षित राणा मतलब अच्छे परफॉर्मर्स हैं। उन्होंने मतलब इनके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस उठे होते थे। मैंने खुद क्वेश्चन उठाए थे। लेकिन इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया, तो वो देखकर मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर बॉलिंग स्क्वाड देखी जाए तो हर्षित राणा को अर्शदीप से आगे रख सकते हैं ओडीआई में। क्योंकि देखो, हर्षित राणा की बैटिंग भी हमने देखी है। वो अच्छे से बैटिंग भी कर सकते हैं भाई। मतलब आई एम सरप्राइज्ड टू सी दिस के एक इतना अच्छा फास्ट बॉलर, इतनी अच्छी बैटिंग भी वो भी इंडियन टीम में। तो मेरे हिसाब से हर्षित राणा को एटलीस्ट बेंच प्लेयर में रखा जाए, क्योंकि अगर हमारा कोई बॉलर इंजर होता है या फिर बुमराह को फिटनेस इशू आते हैं, क्योंकि आई नो अभी चल रहा है उनका मतलब बैक का इशू चल रहा है। तो अगर फिटनेस इशू आता है, इफ़ यू नीड अ ब्रेक, तो हम हर्षित राणा को डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं। और वो अनडाउटेडली बैटिंग में एक डेप्थ भी देंगे। तो मेरे हिसाब से हर्षित राणा इज इंक्लूडेड इन आवर बेंच प्लेयर। ने और एक हमारा जो 15th प्लेयर है जिसे मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल।
तो आई नो अभी टेस्ट में भी उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा था। अभी जो श्रीलंका के सामने वार्म अप मैच हुआ था, लेकिन फिर भी ही नीड फेयर चांसेस, राइट? मतलब एक दो टेस्ट मैचेस में हम सॉरी एक टेस्ट मैच में उनको हम इतना जज नहीं कर सकते, क्योंकि ओडीआई में यशस्वी जायसवाल ने अच्छे परफॉर्मेंसेस दिखाए हैं। और आई होप कि उनको चांसेस दिए दिए जाए अगले अपकमिंग जो मैचेस रहेंगे ओडीआई के, उसमें यशस्वी जायसवाल मोहम्मद शमी को तो आई डोंट नो वो लोग देंगे, लेकिन फिर भी आई होप के दे। ठीक है, तो आई होप कि यशस्वी जायसवाल को भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि अगर ओपनर में किसी लेफ्ट हैंड प्लेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी तो आई गेस यशस्वी जायसवाल से ज़्यादा सही नाम मुझे नहीं लग रहा कि अभी फ़िलहाल कोई है ओडीआई क्रिकेट में। तो अगर हमें अच्छी स्टार्ट चाहिए, एक ब्लास्टिंग स्टार्ट चाहिए, पावर प्ले में एक अच्छा स्कोर चाहिए, तो और मे बी रोहित शर्मा या फिर शुभमन गिल इनमें से किसी को कुछ इशू हो, फिटनेस इशू या फिर कुछ भी हो सकता है, तो उसमें यशस्वी जायसवाल को हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब सॉरी, ये जो मैंने यशस्वी जायसवाल का नाम लिया वो हमारे फोर्थ प्लेयर थे, बेंच प्लेयर। और अभी 15th प्लेयर का नाम जो मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, वो मतलब द किंग ऑफ द स्विंग्स। इन्होंने अपने डेब्यूट में मतलब धमाल मचा दिया था, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान। आई गेस आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। यस, मैं बात कर रहा हूँ भुवनेश्वर कुमार की। मेरे अकॉर्डिंग भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और उन्होंने अपना मतलब हैदराबाद में जो बॉलिंग कर रहे थे और कंपेयर टू आरसीबी, इन्होंने एक साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाया है। और फैंस की भी डिमांड है। अब फैंस ऐसे ही क्रिकेट फैंस जो होते हैं ना, मतलब वो ऐसे डिमांड नहीं करते, वो कुछ ना कुछ देखते हैं। और कभी कभार मतलब सिलेक्टर्स भी यार गलत साबित हो सकते हैं ना, है ना, या फिर पार्शियल भी हो सकता है। मे बी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, नॉट टेकिंग नेम ऑफ एनीवन, बट यस पार्शलिटी भी हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से भुवनेश्वर कुमार को एक फेयर चांस मिलना चाहिए यार, प्लीज़ उसको इंक्लूड करो। शमी, भुवनेश्वर कुमार, उनको चांसेस दो अगली कमिंग ओडीआई मैचेस में। यार देखो, वर्ल्ड कप जब आता है ना, तब मेरे अकॉर्डिंग ना एक्सपेरिमेंट्स काम नहीं करते। हर किसी का मतलब अलग वे ऑफ थिंकिंग होता है, लेकिन तब एक्सपीरियंस काम नहीं करते, तब चांसेस काम करते हैं। जो ऑलरेडी आपकी टीम के लिए परफॉर्म कर चुके हैं, अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, वो अभी भी मतलब उस काबिल है कि वो खेल सकते हैं, फिटनेस सही है। तो जो वर्ल्ड कप के पहले मैचेस है, उसमें नए यंग यंग प्लेयर्स की जगह पे ना, जो ऑलरेडी आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं रिसेंटली, उनको इंक्लूड करो, उनको फेयर चांसेस दो। उनको मतलब क्या बोलूँ मैं, उनको मतलब पॉलिश करो यार, मतलब उनको अच्छे से फील्ड पे वापस लाओ। हो सकता है क्या दे विल वो अच्छा परफॉर्मेंस दे, और एक वर्ल्ड कप लाके दे सकते हैं। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि ये थी मेरी प्लेइंग 11 एंड द बेंच्ड 5। तो आई नो काफ़ी सारे लोग होंगे जो कोई और नाम इंक्लूड करना चाहेंगे। यस यू कैन, आप कमेंट में सेक्शन है, आप उसमें कहिए कि आपको कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है, किसकी जगह पे अच्छा लगता है। अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। और आई नो कि ज़्यादातर मतलब 70 to 80% जो लोग होंगे ना, उनको यही टीम पसंद आएगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ और बातें, मतलब वगैरह वगैरह क्रिकेट से रिलेटेड या तो फिर कुछ और। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। सी यू, बाय।